नमस्ते बच्चों। आज का हमारा पाठ है पढ़ें कैसे। हैरानी हुई ना? तो बच्चों सबसे पहले इसके उद्देश्य जान लेते हैं। पढ़ने के कौशल की जानकारी प्राप्त कर उनका प्रयोग कर सकेंगे, मतलब किस चीज को कैसे पढ़ा जाता है। आसपास बिखरी विविध प्रकार की उपलब्ध पठन सामग्री में से उपयोगी सामग्री का चयन कर उसका विश्लेषण कर सकेंगे, मतलब आपके लिए क्या उपयोगी है, क्या पढ़ना चाहिए आपको उसके लिए। पठित और अपठित सामग्री में अंतर स्पष्ट कर सकेंगे। विविध प्रकार की पठित और अपठित सामग्री में से प्रमुख उपयोगी बिंदु, सार, केंद्रीय भाव निकालकर प्रस्तुत कर सकेंगे और पठित सामग्री का विश्लेषण कर सकेंगे तथा उसका मूल्यांकन भी कर सकेंगे। चलिए शुरू करते हैं अक्षर से अनुच्छेद तक। अमेरिका में रहने वाला कोई बच्चा हिंदी पढ़ना सीख रहा है। उसकी पुस्तक में लिखा है ई जमा ख ईख और क जमा म जमा ल कमल। अपनी माँ या किसी और की सहायता से वह बच्चा क म ल अक्षर पहचान लेता है और इसके बाद वह ईख और कमल को पढ़ लेता है। इन अक्षरों की पहचान के सहारे वो कम, कलम, कई, मकई जैसे शब्द भी पढ़ लेता है। तो क्या हम कहेंगे कि बच्चे ने पढ़ना सीख लिया, या कम से कम इन शब्दों को पढ़ना तो उसे आता है। पढ़ने का पहला चरण है भाषा के अक्षरों की पहचान तथा उससे बने शब्दों की पहचान। मतलब बच्चों, जब आप पढ़ना शुरू करते हैं या जब आपने पढ़ना शुरू किया था तो सबसे पहले आपको वर्णमाला सिखाई गई थी, अक्षरों को पहचानना सिखाया गया था बोल बोल कर, और उसके बाद उन अक्षरों को मिला करके आपसे शब्द बनवाए गए थे। मतलब जब आपने वर्णों को पढ़ना सीख लिया तो फिर आपने शब्द निर्माण करना शुरू किया, यानी कि मतलब आपको शब्दों की पहचान हो गई थी। बालक ने अक्षर और उनसे बने शब्द तो पहचान लिए, किंतु कठिनाई तब होती है जब उसने अपने घर में इन शब्दों को कभी सुना ही ना हो। इसलिए वह शब्द तो पढ़ लेता है किंतु इनका अर्थ नहीं समझ पाता। विद्यार्थी की मुश्किल आसान करने के लिए ही पुस्तक में लेखक इन शब्दों के साथ ईख और कमल का चित्र बना देता है। बच्चों आपने देखा होगा ना, छोटे बच्चे, बहुत नर्सरी वाले या एलकेजी यूकेजी वाले बच्चे जिनको हम पढ़ना सिखा रहे होते हैं, उनकी किताबों में चित्र दिए हुए होते हैं। चित्रात्मक पुस्तकें छोटे बच्चों के लिए इसीलिए आती हैं ताकि वह उन शब्दों को देखकर उनका अर्थ भी समझ सके। अब ये दो शब्द विद्यार्थी के लिए शब्द नहीं रह गए। ईख और कमल का मूर्त रूप उसकी आंखों के सामने आ जाता है, मतलब वो उसे पहचानने लग जाता है कि ये जो पुष्प है इसका नाम कमल है और ये जो ईख है वो जो उसे गन्ना है, गन्ने को हम ईख कहते हैं। अब बालक क्योंकि इन दो चीजों के रंग और रूप को पहचान गया है, इसलिए इन दोनों शब्दों के अर्थ भी उसकी समझ में आ गए। ये शब्द उसके लिए सार्थक हो गए, मतलब अब तक वो शब्द सिर्फ पढ़ रहा था पर अब उन्हें समझ भी रहा है। अब आप जान गए होंगे कि पढ़ने के कौशल का दूसरा चरण है शब्दों के अर्थ को जानना। दूसरे चरण के बिना पहला चरण बच्चों अधूरा ही है। पढ़ने का कौशल सीखने के लिए एक तीसरी बात है और वह है पढ़ने की गति। शब्द की पहचान और उसके अर्थ के ज्ञान के बाद हम एक बार में ही कई शब्दों के समूह को पहचान लेते हैं, है ना बच्चों? जब हम शब्दों को पहचानना सीख जाते हैं या अर्थ पकड़ना शुरू करते हैं तो हम पूरी वाक्य के जो शब्द हैं उनको हम आसानी से पढ़ लेते हैं। इसलिए यह पढ़ना थोड़ा तेज गति से होना चाहिए। अर्थ समझने के लिए उचित गति से पढ़ना जरूरी है। यदि आप बहुत धीरे धीरे पढ़ते हैं, यदि आप एक एक शब्द को रुक रुक कर, अटक अटक कर पढ़ रहे हैं, तो पूरे अनुच्छेद का अर्थ आपकी पकड़ में नहीं आ पाएगा। इसके लिए आपको शब्दों को पहचानने की शक्ति का विकास करना होगा। जैसे कि आपने छोटे बच्चों को देखा है, वो बहुत शब्दों को जब वो पढ़ना शुरू करते हैं तो कमल घर गया इस तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन हम कमल घर गया साधारणतया पढ़ते हैं। तो बस वही बात यहाँ पर बताई गई है। कई लोग बोल बोल कर होठों में बुदबुदाते हुए या होठ हिलाते हुए पढ़ते हैं, इससे भी पढ़ने की गति में बाधा पहुंचती है। अतः पढ़ते समय पाठ्य सामग्री का उचित गति से मौन वाचन, मन मन में अर्थ समझते हुए पढ़ने का अभ्यास करना चाहिए। और ये जो लोग हैं ना, जो होठ हिलाकर या बोलकर या बुदबुदाते हुए पढ़ते हैं, ये साथ बैठे वाले लोगों को भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करते हैं। आपको पढ़ने में आनंद आने लगेगा। अब आप गति के साथ पढ़ लेते हैं, यह ठीक है, किंतु जो पढ़ते हैं क्या उसे समझते भी हैं? और अगर हाँ आप समझ रहे हैं तो यही कहा ना आपने, यह समझना क्या होता है, पढ़कर समझने का मतलब क्या है? बच्चों यहाँ पर यह प्रश्न निकला है।
आइए जाने, जैसे एक एक शब्द को पहचानना काफी नहीं होता, वाक्यांश और पूरे वाक्य को समुचित गति से पहचानना होता है, वैसे ही पढ़कर समझने में शब्दों के प्रसंग के अनुसार अर्थ को समझना होता है बच्चों। जो कुछ हम पढ़ रहे हैं उसका अर्थ समझने के अतिरिक्त उसमें कही गई बातें, घटनाएं, इन सब का एक दूसरे से संबंध भी समझना शामिल होता है। आप जानते हैं कि शब्दों से मिलकर वाक्यांश बनते हैं, वाक्यांशों से मिलकर के वाक्य बनते हैं और इन वाक्यों से मिलकर एक पूरा अनुच्छेद बनता है और कई अनुच्छेदों से मिलकर कोई भी रचना तैयार होती है, जैसे कि लेख, कहानी, समाचार। अब यदि जैसे मैं पढ़ रही हूँ, मैं शब्दों को तोड़कर पढ़ूं या आधे शब्द पढ़कर बीच में रुक जाऊं, तो क्या आप मेरी बात समझ पाएंगे? नहीं ना, ये तो सुनने की बात है। पर बच्चों, पढ़ते समय भी हमें इसी तरह का ध्यान रखना होता है। पढ़ने का अभ्यास हो जाने पर आप एक एक शब्द अलग अलग नहीं पढ़ते, बल्कि इसे एक ही प्रवाह में पढ़ते चले जाते हैं। किसी भी सूचना, संदेश, विचार, घटना, लेख, कहानी को पढ़ने के साथ साथ आप उसका अर्थ भी समझते चलते हैं। पढ़ने की प्रक्रिया में हमेशा समझना शामिल रहता है। मतलब आप जो पढ़ते चले जा रहे हैं, क्या आप उसे समझ भी रहे हैं? बिना समझे बूझे पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता। यह पढ़ने की प्रक्रिया का चौथा चरण है। अब आपने सचमुच पढ़ना सीख लिया, मतलब आप पढ़े हुए को समझना सीख रहे हैं, तो आपने वाकई में पढ़ना सीख लिया। बच्चों, एक उदाहरण है, जैसे कि कुछ बच्चे जो हैं वो अंग्रेजी के अक्षरों को पढ़ना तो जानते हैं पर उसका अर्थ नहीं समझते, तो वो केवल अंग्रेजी के जो लेख हैं या जो कुछ भी उनकी पुस्तक का पाठ है उसको पढ़ते हैं, सिर्फ रीडिंग करते हैं, उसे समझते नहीं हैं, क्योंकि उनके अर्थ उनकी समझ के बाहर है। तो वो खाली शब्दों को पहचान रहे हैं, उससे वाक्य बन रहे हैं, पर उन वाक्यों का अर्थ क्या है वो ये नहीं जान पा रहे। तो इसे हम पढ़ना नहीं कहेंगे। पढ़ना सीख लिया उसे कहेंगे जहां पर हमें पूरी बात का अर्थ भी समझ में आ रहा है। आइए पढ़ने के कौशल के संबंध में जो बातें हमने सीखी उन पर और विचार करते हैं। अब आपको क्या लगता है कि ठीक तरह से पढ़ने के लिए क्या शब्दों की पहचान काफी है? नहीं, ऐसी पहचान निरर्थक होती है। शब्दों के अर्थ भी आने चाहिए। इस बात का ध्यान में रखते हुए आपकी सुविधा के लिए आपकी पाठ्य सामग्री के प्रत्येक पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थ हाशिए पर दिए गए हैं। आप इनका लाभ अवश्य उठाइएगा। ये पाठ को समझने में सहायक सिद्ध होते हैं। पाठ पढ़कर हमें उसके अर्थ को भी समझना होता है। आइए उदाहरण के रूप में एक अनुच्छेद पढ़ते हैं। आकाश में काले बादल छाए हुए थे। अचानक ही वे बादल छमाछम बरसने लगे। दरवाजे पर घंटी बजी। 8 साल की ऋतु छमाछम करती हुई गई और उसने दरवाजा खोल दिया। उसका 10 साल का भाई सुंदरेश सामने खड़ा था। वह अंदर आया। वह सिर से पांव तक पूरी तरह से भीगा हुआ था। यह देखकर उसकी माँ एकदम से उस पर बरस पड़ी। इस अनुच्छेद में बादलों के संदर्भ में बरसना शब्द का अर्थ है आकाश से पानी गिरना। माँ के संदर्भ में बरसना शब्द का अर्थ है गुस्से से डांट लगाना। इसी तरह से वर्षा के संदर्भ में छमाछम का अर्थ है बारिश की बूंदों के तेजी से गिरने से होने वाली आवाज, और ऋतु के संदर्भ में छमाछम उसके पैरों की पाजेब की आवाज है। इस अनुच्छेद को पढ़कर आप निम्नलिखित घटनाएं और तथ्य जान जाते हैं। वर्षा अचानक होने लगी थी। सुंदरेश घर के बाहर था। वह वर्षा में भीग गया। वह घर आया और उसे खूब डांट पड़ी। मतलब ये सारी बातें हमने इस अनुच्छेद को पढ़कर समझ ली। उक्त अनुच्छेद को पढ़ते समय आपने और भी कई बातें जानी होंगी जो इस अनुच्छेद में नहीं कही गई हैं। जैसे यह घटना बरसात के मौसम की है। वर्षा बहुत तेज थी। सुंदरेश को घर के बाहर खेलने की आदत है। सुंदरेश काफी खेलने वाला लड़का है। जिस समय वर्षा आरंभ हुई घर का दरवाजा भीतर से बंद था। सुंदरेश की माँ को उसके स्वास्थ्य की बहुत चिंता रहती थी। आप इन तथ्यों और घटनाओं के से नीचे लिखे पारस्परिक तथा कार्य कारण संबंध को भी जान जाते हैं। जिस समय वर्षा आई उस समय सुंदरेश घर के बाहर था। वह घर लौटा। वर्षा बहुत तेज थी इसलिए वह पूरी तरह भीग गया। माँ बहुत नाराज हुई क्योंकि वह पूरी तरह से भीगा हुआ था और माँ को चिंता हुई कि कहीं वह बीमार ना पड़ जाए। इस तरह से शब्दों के प्रसंग के अनुकूल अर्थ को समझना और पठन सामग्री में निहित तथ्य, घटनाओं आदि का पूर्वापर तथा पारस्परिक संबंध समझना पढ़ने के लिए या पढ़ने के कौशल के लिए बेहद जरूरी है बच्चों। इस तरह से पढ़ने के बाद आप कुछ निष्कर्ष निकाले होंगे, है ना? आपने सुंदरेश की आदत और उसकी माँ के स्वभाव का मूल्यांकन भी किया होगा। संभव है कि यह सब पढ़ते हुए आपको इसी प्रकार का कोई व्यक्तिगत अनुभव याद आया हो। मतलब जिस तरह से वो भीग करके आया, उसको माँ की डांट पड़ी, ऐसा ही शायद आपके साथ भी कभी हुआ हो या कोई आपके दोस्त के साथ हुआ हो, तो अनुभव आपको याद आ गया हो जिससे सुंदरेश की स्थिति पर आप हंस पड़े और पूरी घटना को याद कर आपने आनंद लिया हो। ये एकदम स्वाभाविक है कि आप जो कुछ पढ़ते हैं, समझते हैं, उसका अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर मूल्यांकन भी करते हैं और उससे निष्कर्ष निकालते हैं और उसका आनंद उठाते हैं।
यह निष्कर्ष, यह मूल्यांकन, यह आनंद उठाना पढ़ने और पढ़े हुए अंश का अर्थ समझने की प्रक्रिया का 5वां और अंतिम चरण है बच्चों। इस क्रम में आप उन बातों को भी समझ लेते हैं जो रचना में साफ साफ नहीं कही गई है, उसमें छिपी हुई है, निहित है। इसका अर्थ यह हुआ कि ठीक से और पूरी तरह से पढ़ना तभी होगा जब आप पढ़ी हुई सामग्री में कही गई बातों, विचारों या भावनाओं और घटनाओं की विवेचना करके उनका आनंद लेंगे, उन बातों को अपने मन में बिठा लेंगे और अपने ज्ञान और अनुभव का हिस्सा बना लेंगे। मतलब ये है पूरी पढ़ने की प्रक्रिया बच्चों, कि वाक्यांशों को एक झटके से पढ़ लेना, उनके शब्दों के अर्थ को समझना, पूरे वाक्य के अर्थ को समझ लेना, निष्कर्ष निकालना, आनंद लेना, ये सारे पढ़ने के अलग अलग जो है हिस्से हैं। आइए पढ़ने के 5 अंगों को फिर से समझ लेते हैं। शब्द और उनसे बने वाक्यांशों को पहचानना, शब्दों के अर्थ जानना, तीव्र गति से पाठ्य सामग्री का मौन वाचन करना, पठित सामग्री में दिए गए तथ्यों, घटनाओं तथा विचारों आदि को जानना, पठित सामग्री में दिए गए तथ्यों, घटनाओं, विचारों आदि का पारस्परिक संबंध समझना, उनका मूल्यांकन करना और उनका निष्कर्ष निकालना। अब हम ये मान लेते हैं कि पढ़ने के कौशल के 5 अंग आपको अच्छी तरह से याद हो गए होंगे, ठीक है ना। तो अब ये देखें कि पठन कौशल के इन चरणों पर अधिकार प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। इस संबंध में एक बात और, आप और हम ढेर सारी पुस्तकें पढ़ते हैं, हम समाचार पढ़ते हैं, कहानी, व्यंग, वैचारिक लेख पढ़ते हैं और कविताएं भी पढ़ते हैं। इन सबकी भाषा तो हिंदी ही होती है, किंतु शब्दों के अर्थ विभिन्न संदर्भों के अनुसार अलग अलग होते हैं बच्चों। उनके प्रयोग भिन्न होते हैं, उनकी शैली भिन्न होती है, उन्हें सही प्रकार से पढ़ने समझने के लिए विभिन्न स्तर के पठन कौशल की आवश्यकता होती है। मतलब शब्द वही रहते हैं, लेकिन संदर्भों के अनुसार, प्रसंगों के अनुसार उनका अर्थ बदल जाता है, उनके पढ़ने की शैली भी बदल जाती है। विभिन्न प्रकार और विभिन्न स्तर की अधिक से अधिक सामग्री को पढ़ने समझने योग्य बनाने के लिए पढ़ने का अभ्यास होना चाहिए, और इस अभ्यास के लिए ही विभिन्न प्रकार की सामग्री इस पुस्तक में आप पढ़ेंगे। कहानियां, कविताएं, दोहे, लेख, व्यंग्य आदि जो आपकी पुस्तक में बच्चों आप पढ़ेंगे अलग अलग पाठों के माध्यम से। यहाँ तरह तरह की सामग्री देने का उद्देश्य आपको पठन कौशल में सक्षम बनाना है, जिससे आप भावी जीवन में जो कुछ पढ़ें उसे बिना किसी सहायता के पढ़ सके।